हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज फिर आप लोगों का हमारे इस परिवार में स्वागत है। और आज आपके लिए फिर हिंदी का कुछ बेहतरीन ये पोर्शन लेके आए हैं। हिंदी में ग्रामर पोर्शन से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में उठाया जाता है और पूछा जाता है। तो एक चैप्टर जो हम लेके आए हैं, एक जो हमारा है टॉपिक, वो हमारा है समास। और समास से लगभग जो पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, वो 5 से 7 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ये सिर्फ समास चैप्टर से ही आपका 5 से 7 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसलिए हम समास चैप्टर को लेके आए हैं और आप लोग को पढ़ा देते हैं अच्छे से। उसके बाद रहा बात आपको नोट्स और पीडीएफ का, तो नोट्स और पीडीएफ लिखना नहीं है, सारा कुछ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस आप लोग को ये पढ़ लेना है और समझ लेना है, बाकी लिखा हुआ चीज़ आप डिस्क्रिप्शन से निकलवा लेंगे। तो आइए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। समास बता ही दिए आप लोग को कि बिहार बोर्ड में 5 से 7 ऑब्जेक्टिव इस समास से ही पूछा जाता है। तो अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे तो 5 से 7 नंबर आपका हिंदी में आ ही जाएगा। तो पहला आते हैं समास से, स्टार्ट करते हैं। समास में क्या सब है वो सब पहले समास का डिफिनीशन देख लेते हैं, समास क्या होता है, उसके बाद चलेंगे। तो समास जो होता है हमारा, वो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जब बनता है एक नवीन शब्द, नवीन और सार्थक। ऐसा नहीं है कि कोई फिजूल शब्द बन जाए जिसका कोई अर्थ ही ना निकले। जब 2 शब्द को मिलाएंगे तो कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए, तब ना वो सार्थक। ऐसा थोड़ी है कुछ बोल दिए तो अर्थ निकल गया, कुछ भी बोलने से अर्थ नहीं निकलता। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन, नवीन मतलब होता है नया, एवं सार्थक शब्द जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो, सार्थक शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। आइए तो बताते हैं। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो छोटा रूप होता है। छोटा रूप कैसे होता है, आगे जब आप लोग को बताते चलेंगे तो समझ आते जाएगा कि समास छोटा रूप क्यों है। और आप लोग को पता होगा कि समास इसके बाद संधि को लाएंगे। तो संधि में क्या होता है, 2 वर्णों के मेल से जो बनता है उसे कहते हैं संधि। यहाँ 2 शब्दों, 2 या 2 से अधिक शब्दों का मिलन हो रहा है। संधि में 2 वर्णों का मिलन होगा, लेकिन यहाँ समास में क्या होता है, 2 शब्दों का मिलन हो रहा है। इसके बाद जस्ट समास के बाद हम लोग संधि ही पढ़ेंगे। तो पहले आप लोग का समास क्लियर कर देते हैं। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है छोटा रूप, अर्थात जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नया और छोटा शब्द का निर्माण करता है, इसे समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ देखिए कि रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर ये बड़ा है ना, अब बस इसी के लिए छोटा रूप लिख देंगे रसोई घर, रसोई घर। तो अब देखिए इतना बड़ा शब्द को हम क्या किए, इतना बड़ा शब्द को हम बस छोटा सा रसोई घर लिख दिए। तो कहीं ना कहीं शब्द को मिलाए हैं और एक नया अर्थ वाला शब्द, छोटा रूप में ही लेकिन नया अर्थ वाला शब्द क्या मिला हमको, रसोई के लिए घर, मतलब रसोई घर। अब ऐसे थोड़ी बोलते हैं हम लोग, बोलचाल की भाषा में भी बोलते हैं रसोई घर में कोई भी सामान लाना हो तो रसोई घर से लाओ। ऐसा थोड़ी कहते हैं कि रसोई के लिए, यानी रसोई के लिए जो घर है उस घर में से लाओ। ये थोड़ा बोलने में क्या होता है कि लॉन्ग हो जाता है, लंबा हो जाता है, इसी को छोटा कर दिए रसोई घर। तो समास जो होता है वो 2 शब्दों का मेल होता है, और 2 शब्दों का मेल यानी छोटा रूप होना चाहिए। मेल से जो बनेगा वो छोटा रूप होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, तो सार्थक होना चाहिए, जिसका कोई ना कोई क्या हो, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। बेफिजूल वाला अर्थ वाला ये शब्द मिलकर समास नहीं होगा, कुछ ना कुछ अर्थ देगा तब जाके समास हो। जैसे कहेंगे पूजा के लिए घर, तो पूजा के लिए जो घर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, छोटा सा रूप दे देते हैं पूजा घर। पूजा के लिए घर, उसका छोटा सा रूप हम क्या दे देते हैं, तो पूजा घर दे देते हैं। तो इसी तरह जब आगे हम पढ़ते चलेंगे तो आप लोग को धीरे धीरे सारा कुछ समझ आते जाएगा। और इस समास से जो है, समास से लगभग 6 से 7 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में पूछता है। सब्जेक्टिव तो ग्रामर पूछता ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव पूछता है। और ऑब्जेक्टिव अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 5 से 7 नंबर आपका क्या होगा, यानी 6 से 7 नंबर आपका यहाँ पे मिल ही जाएगा। उसके बाद आते हैं, क्या कहता है कि समास के फलस्वरूप बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं, समावेशिक शब्द। जैसे ये समास, समास के क्या किए, अनेक शब्द को मिलाए, यानी 2 या 2 से अधिक शब्द को मिलाए तो ये शब्द बना ना, जैसे पूजा घर बना, तो ये यही पूजा घर हमारा क्या होगा, समास के मिलन से बना समावेशिक, समावेशिक इसी को कहते हैं हम समावेशिक शब्द। जैसे उदाहरण के लिए रसोई के लिए घर, रसोई घर समासिक शब्द है, यानी समावेशिक शब्द हो कहें या समासिक शब्द कहें, दोनों एक ही है। हाथ के लिए करी, तो इसी को छोटा सा क्या बोलते हैं, हथकड़ी। नील और कमल, तो नील कमल।
राजा का पुत्र, राजपुत्र, ये सब क्या है, समास के अकॉर्डिंग जो बना, दो शब्दों के मिलन से या दो से अधिक शब्दों के मिलन से जो सार्थक शब्द बना उसे हम क्या कहते हैं, समास। और जो शब्द बना इस प्रक्रिया में बनने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, समावेशिक शब्द। इस प्रक्रिया में जो भी शब्द बनेंगे उस शब्द को हम क्या कहेंगे, समावेशिक शब्द कहेंगे। चलिए अगले आगे जो आते हैं, अब समास में कहने का मतलब है कि दो पद होते हैं, और दो पद जैसे यही पूजा घर ले लीजिए, पूजा घर जो हमारा है वो दो शब्द से मिला है, एक पूजा है और एक घर है, ये दो शब्द से मिलके बना है ना, एक पूजा है और एक घर है। तो कहने का मतलब है समास में दो पद होते हैं, दो पद में अब मान के लिए पहले है तो इसको कहेंगे पहला पद, अब पहला को ही कहते हैं पूर्वोत्तर, पहला को ही हम कहते हैं पूर्वोत्तर। ये सेकंड में आया तो इसको क्या कहेंगे, द्वितीय पद या उत्तर पद, द्वितीय पद या उत्तर पद या अंतिम पद। बाद में आया तो अंतिम पद न कहेंगे, पहले आया तो पहला पद या पूर्वोत्तर, पूर्व मतलब होता है पहले और उत्तर मतलब बाद में, तो यानी अंतिम पद। तो जैसे देखिए कि समास जब भी होता है तो उसमें दो पद रहता है, और दो पद में पहले वाले पद को पूर्वोत्तर पद कहते हैं और दूसरे वाले पद को क्या कहते हैं, ये अंतिम पद या उत्तर पद कहते हैं। तो यहाँ देखिए ये इस चीज़ के लिए चर्चा किया गया है कि पूर्वोत्तर पद या पूर्व पद या पूर्वोत्तर पद और उत्तर पद, ये दोनों तो एक ही है, ये दोनों एक ही है। चलिए तो जब बात करेंगे समास की रचना में दो पदों से क्या होता है, मिलता है। समास की जब भी रचना होता है तो समास की रचना दो पदों से मिलकर होता है ना, जिसमें क्या होता है, जिसमें पहले पद को क्या कहेंगे, पूर्वोत्तर पद, अभी जस्ट बताएं। समास जब भी मिलेगा तो दो शब्दों से मिलेगा, या दो से अधिक, तो दो से अधिक तो पहले वाले जो होगा वो हमारा पूर्वोत्तर पद यानी पूर्व वाला पद, पहले वाला पद कहा जाएगा उस पद को। और जो बाद में आएगा, जैसे घर, पूजा पहले आया तो पूर्वोत्तर पद पहले वाला पद, और घर बाद में आया तो क्या होगा, उत्तर पद। तथा दूसरे पद को क्या कहते हैं, उत्तर पद, जो बाद में आता है उसको उत्तर पद। इन्हीं दोनों पदों को मिला देने से एक समस्त पद बनता है। अब इन दोनों को मिला देंगे तो एक कंप्लीट पद मिल जाएगा ना, कंप्लीट पद मिलेगा, पूजा घर मिला देंगे तो एक समस्त पद मिलेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं समास। जब मिला दिए समस्त पद बन गया समास। अब इसी समास में क्या है कि, चलिए मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि समास जो होता है दो शब्दों का मेल होता है, लेकिन दो शब्दों का सार्थक मेल होना चाहिए, और सार्थक मेल होने के बाद छोटा सा छोटा रूप मिलेगा, उसी को क्या कहेंगे, समास कहेंगे। उसके बाद पढ़िए समास का उदाहरण क्या होता है कि जब दो शब्द मिलता है तो छोटा रूप बनता है और सार्थक रूप बनता है, उसे ही समास कहते हैं। और समास में क्या था, समास के फलस्वरूप बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं, समावेशिक शब्द कहते हैं। समास के फलस्वरूप बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं, समावेशिक शब्द कहते हैं। उसके बाद समावेशिक शब्द का भी उदाहरण पढ़ लिए। उसके बाद आप लोग को बताएं कि पूर्व समास में दो पद होते हैं, समास में दो पद में पहले वाले पद को पूर्वोत्तर पद कहते हैं और दूसरे वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। उत्तर पद का मतलब अंतिम पद कहते हैं। चलिए आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, और अगले स्लाइड पे चलते हैं और आप लोग को बताते हैं। चलिए आइए, उसके बाद जब आते हैं तो ये आप लोग को जब बताएं पूर्वोत्तर पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है, तो उदाहरण लेते हैं। जैसे पूजा घर है ना, पूजा घर एक समस्त पद है, पूजा घर पूरा में दो शब्दों का मिलन है, एक पूजा और एक घर का। तो जब इसको तोड़ेंगे तो पहले में कौन आएगा, पूजा आएगा। पूजा घर में पहले कौन आएगा, पूजा, उसके बाद घर आएगा ना। तो पूजा पहले आएगा तो पूजा क्या हुआ, पूर्वोत्तर, और घर बाद में आएगा तो घर क्या हुआ, उत्तर। उत्तर का मतलब होता है अंतिम पद। उसके बाद जैसे ही राजपुत्र को तोड़ेंगे तो राजपुत्र का भी क्या एक समस्त पद है ना, राजा का पुत्र, तो राजा पहले होगा और पुत्र क्या होगा, बाद में होगा। ऐसे ही क्या कहते हैं, समास विग्रह। जब साथ साथ लिख दिए पूजा घर, ये समास है। और जब इसी को अलग कर दिए, पूजा को अलग कर दिए, घर को अलग कर दिए, तो अब क्या किए, समास विग्रह कर दिए ना। विग्रह का मतलब होता है अलग करना, तो अब जो हो गया वो समास विग्रह हो गया। जब साथ लिखे तो समास, अलग अलग कर दिए तो समास विग्रह। तो समास विग्रह भी पढ़ लेते हैं। तो जब दो पद एक साथ मिले होते हैं तो उसे हम समास कहते हैं, एक साथ रहते हैं तब समास कहते हैं। और जब हम उन्हीं दो पदों को अलग अलग कर लिख देते हैं या लिखते हैं, तो पद का अलग अलग उसके लिखना समास क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। यानी पद का अलग अलग लिखना ही क्या कहलाता है, तो समास विग्रह कहलाता है। उदाहरण के लिए यहाँ बताते हैं, माता और पिता एक साथ है तो समास है, और जब अलग अलग कर दिए तो माता और पिता। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, तो ये दोनों समास विग्रह है ना, काहे कि साथ था तो समास, अलग अलग कर दिए तो हमारा क्या हो गया, समास विग्रह।
अब आते हैं समास, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं समास के प्रकार पे। तो समास का कितना प्रकार है टोटल हम आप लोग को बताते हैं। तो किसी किसी बुक में आप देखिएगा तो समास के 6 ही प्रकार दे रखा है। समास का कितना प्रकार दे रखा है, तो 6 ही प्रकार दे रखा है। चलिए समास के बारे में पढ़ लिए, समास विग्रह क्या होता है वो पढ़ लिए। उसके बाद आते हैं समास के प्रकार कितना है। तो समास के जो है ना मुख्यतः 6 प्रकार है। कहीं कहीं 6 मिलेगा, कहीं कहीं 7 मिलेगा, लेकिन हम जो आपको बताएंगे वो 7 प्रकार बताएंगे। कहीं कहीं क्या होता है कि नए समास जो होता है वो बहुत बुक उसको इग्नोर कर देता है, लेकिन नए समास का भी इम्पोर्टेंस है। तो हम जो आपको बताएंगे 7 समास बताएंगे। कहीं कहीं पे अगर 6 लिखे तो घबराना नहीं है कि 7 कौन सा बता दिए, ये ने भी एक समास है, जब हम आपको बाद में बताएंगे। तो टोटल समास का कितना प्रकार है, तो 7 प्रकार है। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा बहुव्रीहि समास, छठा अवयवी भाव समास यानी अवयवी भाव समास, सातवां है ने समास। बहुत बहुत बुक में क्या है कि ने समास को इग्नोर कर दिया, लेकिन ने समास को भी पढ़ना है, कभी कभी पूछ देता है। तो चलिए आते हैं समास का प्रकार हम पढ़ते हैं। तो समास का पहला जो हमारा प्रकार है वो हमारा है तत्पुरुष समास। क्या है, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास किसे कहते हैं वो देखिए। तत्पुरुष समास ऐसे समास को कहते हैं, तत्पुरुष समास ऐसे समास को कहते हैं जिसका उत्तर पद अथवा अंतिम पद यानी पहला पद भी और दूसरा पद भी, उत्तर मतलब पहला, अंतिम मतलब दूसरा, तो पहला पद और दूसरा पद दोनों क्या होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए, दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। पूरा कंप्लीट बन जाएगा तब तो एक अर्थ समास देगा ही देगा, लेकिन जब अलग अलग भी रहे तो कुछ ना कुछ अर्थ दे। जैसे ऐसे समास में प्रायः प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष्य होते हैं। एक विशेषण होता है, वो विशेषता होता है, और विशेषता बताने वाला होता है, तो दोनों होता है ना। अब द्वितीय पद के विशेष होने के कारण ही इस समास को क्या कहते हैं, इस समास को द्वितीय पद की प्रधानता देते हैं। इस समास में जो है द्वितीय पद की ज्यादा प्रधानता है, इसलिए है कि द्वितीय पद विशेष्य होने के कारण, विशेष्य होता है कि विशेष्य बताने वाला होता है। तो तत्पुरुष समास में दोनों शब्द के बीच कारक चिन्ह लुप्त होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक चिन्ह आपको पता होगा। कारक चिन्ह कितना है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान काके की आपादान से अलग होने पर, ये सब चिन्ह जो आता है ना, कारक चिन्ह जो आता है वो कारक चिन्ह क्या होता है, तत्पुरुष समास में लुप्त होता है। लुप्त मतलब गायब होता है। तो आइए बताते हैं कैसे गायब होता है। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं, तो राजा का पुत्र, अभी देखिए यहाँ है ना, यहाँ कौन सा समास है, कोई ना कोई तो कारक चिन्ह है, का के की संबंध है ना, कोई कारक चिन्ह मतलब संबंध है। संबंध यहाँ क्या है, राजा का पुत्र यानी राजा का कुमार है, कोई बात नहीं, एक राजा का पुत्र भी आता है, तो राजा का कुमार, लेकिन जब इसको एक साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, राजकुमार। जैसे धर्म का ग्रंथ, धर्म का क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या कर रहा है, यहाँ संबंध बताने का काम कर रहा है, यानी ग्रंथ का क्या है, धर्म से संबंध है, तो धर्म ग्रंथ। रचना को करने वाला रचनाकार। कहने का मतलब एक तत्पुरुष समास में जो है ना, आपको कारक चिन्ह जितना भी आता है, ने, में, पर, काके की, से अलग होने पर, ये सब चिन्ह आपको लोप मिलेगा, गायब मिलेगा, चिन्ह नहीं दिया हुआ रहेगा। जैसे तत्पुरुष समास के अंतर्गत भी 6 प्रकार है। ये 6 प्रकार कुछ नहीं है, ज्यादा घबराना नहीं, जितना कर्ता ये कारक चिन्ह में जो सब आता है, जैसे कर्म, करण, संप्रदान, काके की, ये आपादान, संबंध और अधिकरण, यही सब है। यही सब बस चिन्ह इसमें गायब कर दिया है, बाकी सब ये सब चिन्ह अगर लग जाएगा तो वो तत्पुरुष समास में आ जाएगा। तो आप लोग को बताते हैं, जैसे कर्मधारय समास में, तो इस कर्मधारय इस इसमें कर्म कारक की विभक्ति को यहाँ पे लोप किया गया है, यानी गायब किया गया। कर्ता होता है, कर्म का जो विभक्ति चिन्ह होता है को होता है ना, तो हम पढ़ रहे हैं कर्म तत्पुरुष समास। तत्पुरुष का जो पहला प्रकार है वो कर्म तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष यानी कर्म वाला चिन्ह गायब रहेगा। कर्म का चिन्ह कौन सा होता है, को, तो को चिन्ह यहाँ पे क्या है, को चिन्ह का यहाँ पे लोप है, तो को चिन्ह का यहाँ पे लोप है। तो जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं माखन चोर, तो माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाले, देखिए टोटल लेते हैं तो क्या होता है, माखन को चुराने वाला, इसमें को है ना, लेकिन इसी को जब एक साथ लिखते हैं, ये तो दो से अधिक शब्द है ना, जब यही 2 से अधिक शब्द मिलता है तो क्या बनता है एक साथ, जैसे माखन को चुराने वाला, माखन चोर, तो ये समास तो ये हुआ ना, तो समास ये हुआ। तो समास, इस समास में देखिए को कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बस शब्द को मिलाए गए, उस समय को था ना, तो अब क्या हुआ, को का लोप हो गया ना। तो को का लोप जब भी हो जाएगा तब हमारा कौन सा समास होगा, तो कर्म तत्पुरुष समास।
दूसरा उसके बाद एग्जाम्पल है मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। गिरिधर, गिरि यानी पर्वत को धारण करने वाला। मनोहर, मन को हरने वाला। यश प्राप्त, यश प्राप्त मतलब यश को प्राप्त करने वाला। कुम्हार, कुंभ यानी घड़ा को बनाने वाला। तो ये सब हमारा क्या है, कर्म तत्पुरुष समास में है। तो कर्म तत्पुरुष समास में किसकी लोप होती है, तो वो को चिन्ह, किस चिन्ह का लोप होता है, तो कर्म का चिन्ह कौन सा होता है, को। तो को चिन्ह इसमें क्या होता है, लोप होता है। अब उसके बाद आते हैं तत्पुरुष समास में ही पहला था प्रकार कर्म, अब है करण। तो इसमें करण का चिन्ह क्या होता है, करण से, करण का से। इस समास में किस चिन्ह की लोप होगी, तो से, के, द्वारा, ये सब चिन्ह क्या होगा, लोप होगा। तो आइए करण तत्पुरुष समास में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार के समास में करण कारक की विभक्ति चिन्ह, करण कारक की विभक्ति चिन्ह जैसे ये सब है, से, के, द्वारा, ये सब है, इसका क्या होता है, लोप होता है, ये चिन्ह गायब हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए सूर रचित यानी सूर द्वारा रचित, क्या द्वारा इसमें दिख रहा है आपको, समास तो हमारा ये हुआ, इसमें द्वारा आपको नहीं दिख रहा, द्वारा चिन्ह क्या है, लोप है। लेकिन जब समास विग्रह करेंगे तो वो सारा का सारा चिन्ह आपको दिख जाएगा। लेकिन जब समास है तो नहीं दिखेगा, समास विग्रह करने पे दिखेगा। जैसे गुण युक्त, तो गुणों से युक्त। अकाल प्रीत, अकाल से प्रीत। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। कर्मवीर, कर्म से वीर। तुलसी कीर्त, तुलसी द्वारा रचित, कीर्ति मतलब होता है रचित, रचना करना। पर्ण कुटी, पर्ण से बनी कुटीर। रोग तुर, रोग से आतुर, रोग से आतुर। रक्त रंजित, रंग रक्त से रंजित। जलाभिषेक, जल से अभिषेक। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। अंधयुक्त या अंधकार युक्त, अंधकार से युक्त। मनहारा, मन से चाहा या मन चाहा, सॉरी मन चाहा है। भयाकुल, भय से आकुल। पद दलित, पद से दलित। ये सब आपका किसका उदाहरण है, तो करण तत्पुरुष समास के। और करण तत्पुरुष समास में किस चिन्ह की लोप होती है, तो से या के द्वारा, इस चिन्ह का क्या होता है, लोप होता है। उसके बाद आते हैं तत्पुरुष समास में हमारा तीसरा समास जो है, वो तीसरा समास है तत्पुरुष का प्रकार में, तीसरा प्रकार है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान का चिन्ह क्या होता है, के लिए, संप्रदान के लिए। तो इस चिन्ह का क्या होगा, इस समास में इस चिन्ह की लोप होगी। इस प्रकार के समास में संप्रदान कारक चिन्ह की यानी संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह को के लिए का लोप होता है या लुप्त होता है या गायब होता है। तो ये चिन्ह, लेकिन जब समास विग्रह करेंगे, समासिक शब्द का क्या करेंगे, विग्रह करेंगे, तब हमको ये सब चिन्ह मिलेगा। लेकिन जब समास के रूप में रहेगा तो ये सब चिन्ह का क्या होगा, लोप होगा। जैसे विधान सभा, तो विधान के लिए सभा, इसमें देखिए जब समास, ये तो समास है, समास विग्रह किए तब चिन्ह दिखा, लेकिन समास में कोई चिन्ह आपको दिख रहा है, तो समास में क्या होता है, इस चिन्ह की लोप होती है। जैसे स्नान घर, स्नान के लिए घर। परीक्षा घर, परीक्षा के लिए घर। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। देवालय, देवालय यानी देव के लिए जो आलय रहता है, देवों के लिए रहने वाला घर। विद्यालय, विद्या के लिए जो आलय रहता है उसको विद्यालय बोलते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया, अब अगला स्लाइड लेते हैं। उसके बाद है युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। उसके बाद है रसोई घर, रसोई के लिए घर। रसोई घर, रसोई के लिए घर। उसके बाद है सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, अब हाथ में पहनने वाले कड़ी को हथकड़ी कहेंगे। धर्मशाला, धर्म के लिए शाला। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय। भिक्षाटन, भिक्षा के लिए ब्राह्मण भिक्षाटन नहीं मांगते हैं ना। राह खर्च, राह के लिए खर्च, रास्ता में जो खर्च होता है, राह के लिए कुछ खर्च लेके चलते हैं कि रास्ता में कुछ खर्च होगा। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। अब आते हैं उसके बाद जो हमारा चौथा है तत्पुरुष में, चौथा प्रकार, वो हमारा है आपादान तत्पुरुष समास। और आपादान का चिन्ह क्या होता है, आपादान से। तो इसमें क्या होगा कि जब हम समास के रूप में रहेगा तो से चिन्ह क्या रहेगा, लोप रहेगा, गायब रहेगा। लेकिन समास विग्रह करेंगे तब हमको वो से चिन्ह क्या होगा, दिखेगा। जैसे इस प्रकार के समास में आपादान कारक की विभक्ति चिन्ह से की लुप्ति होती है या से गायब हो जाती है। जैसे जन्मांध, ये तो समास है, लेकिन जन्मांध में आपको कोई चिन्ह दिख रहा है, चिन्ह की क्या है, यहाँ पे लोप है। लेकिन कौन सी चिन्ह लोप है, तो से, आपादान कारक वाला चिन्ह लोप है, तो आपादान। लेकिन जब इसका समास विग्रह करेंगे तो जन्म से अंधा, अब से मिल गया ना। जन्मांधा को क्या करते, जन्मे से अंधा रहता है उसको जन्मांधा कहते। उसके बाद कर्मवीर, कर्म से हीन होना चाहिए, कर्महीन, सॉरी कर्महीन। वन रहित, वन से रहित। अन्नहीन, अन्न से हीन, अनाज जिसके पास नहीं होता।
जाति भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट, नेत्रहीन, नेत्रहीन। जब हम देखिए समास के रूप में रहता है तो इस चिन्ह का लोप रहता है, लेकिन जब समास विग्रह करते हैं तो सारा चिन्ह हमको क्या होता है, दिख जाता है ना। तो अभी इसमें कौन सा चिन्ह लोप है, तो से लोप है। समास में कौन सा चिन्ह लोप है, तो से लोप है इस समास में। लेकिन जब समास विग्रह करते हैं तो से चिन्ह क्या होता है, दिखने लगता है। जैसे देव, देश निकाला, देश से निकाला हुआ आदमी को देश निकाला। जलहीन, जल से हीन। गुणहीन, गुण से हीन। धनहीन, धन से हीन। स्वाद रहित, स्वाद से रहित। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। फलाहीन, फल से हीन। उसके बाद है भयभीत, भय से डरा हुआ, उसी को भयभीत कहते हैं। से चिन्ह देखिए इसमें भी आया है ना। तो इस विभक्ति वाले में क्या होता है, इस विभक्ति वाले समास में से चिन्ह की गायब होती है, लेकिन जब समास विग्रह करते हैं तो वही से चिन्ह क्या होता है, साफ साफ दिखने लगता है। चलिए अगला स्लाइड पे बात करते हैं। उसके बाद अंतिम पॉइंट, सॉरी अंतिम नहीं, पांचवा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट जो तत्पुरुष समास का है वो पांचवा प्रकार कि संबंध तत्पुरुष। और संबंध का चिन्ह क्या होता है, काके की, काके की। तो इस समास में संबंध चिन्ह काके की का क्या होगा, लोप होगा। लेकिन जब समास विग्रह करेंगे तो ये चिन्ह आपको दिखने लगेगा। जैसे इस प्रकार के समास में संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह काके की क्या होती है, गायब होती है, लुप्ति होती है। लेकिन उदाहरण के लिए जब देखेंगे तो छात्रावास, इसमें कोई चिन्ह आपको नहीं दिख रहा होगा, ये समासिक शब्द है, समावेशिक शब्द है। लेकिन जब इसी का समास विग्रह, समावेशी के शब्द का ना समास विग्रह करते हैं, तो जब इसका समास विग्रह करेंगे तो देखिए छात्रावास, छात्रावास का जब समास विग्रह करेंगे तो छात्र का वास, यानी छात्र का वास, जहाँ पे छात्र वास करता है उसी को छात्रावास कहते हैं ना। कार्यकर्ता, कार्य का कर्ता यानी कार्य का करने वाला। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। देश रक्षा यानी देश की रक्षा, देश रक्षा यानी देश की रक्षा। कन्यादान यानी कन्या का दान। विद्यासागर, विद्या का सागर। शिवालय यानी शिव का आलय। राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। आनंद आश्रम, आनंद का आश्रम। गंगा जल, गंगा का जल। पराधीन, पर के अधीन। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। सेनापति, सेना का पति। जलायन, जल का यान। चरित्रहीन, चरित्र का हीन। विद्याशय यानी विद्या का अभ्यास, विद्याभ्यास। विद्याभ्यास यानी विद्या का अभ्यास। गोपाल, गो का पालक, गो का पालक। राजकुमार, राजा का कुमार। ये सब हमारा संबंध तत्पुरुष के समास के अंतर्गत आएगा, जिसमें क्या होगा, काके चिन्ह, संबंध का कौन सा चिन्ह होता है, काके ही होता है। तो काके लुप्त होगा इस सब समावेशिक शब्द में, लेकिन जब इसका समास विग्रह करेंगे तो सब चिन्ह हमको क्या होने लगेगा, दिखने लगेगा। आगे आइए, अगला है हमारा तत्पुरुष समास का अंतिम प्रकार है अधिकरण तत्पुरुष समास। और अधिकरण का जो होता है चिन्ह वो में पर होता है, में पर होता है। तो ये में पर समावेशिक शब्द में गायब रहेगा, लेकिन समास विग्रह करेंगे तो ये में पर चिन्ह दिखेगा। जैसे कला श्रेष्ठ, इसमें आपको कोई चिन्ह नहीं दिख रहा होगा, काहे कि ये शब्द जो है हमारा समावेशिक शब्द है। तो समावेशिक शब्द में तो छोटा कर दिए तो चिन्ह दिखाएगा नहीं, काहे कि शब्दों का मेल यानी दो या दो से अधिक शब्दों का मेल ही तो करना है, तब तो समास होगा। लेकिन जब समास विग्रह करेंगे तब चिन्ह दिखेगा। जैसे कला श्रेष्ठ, तो कला में श्रेष्ठ। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। गृह प्रवेश, गृह का प्रवेश। आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर। शोक मग्न, शोक में मगन। धर्मवीर यानी धर्म में वीर जो होना चाहिए उसी को धर्मवीर कहते हैं, जैसे राजा युधिष्ठिर थे। चलिए अगला पेज पे आते हैं। अगला पेज हमारा क्या कर रहा है कि रणधीर, रन में धीर, रन में धीर यानी रन में धीर गंभीर सहने वाला। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम है। आप बीती, आप पे बीती। लोकप्रिय, लोकों में प्रिय। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। कृषि प्रधान, कृषियों में प्रधान। शरणागत, शरणों में आगत। कला प्रवीण, कला में प्रवीण। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। तो चलिए ये हमारा पहला जो था, पहला क्या था, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का जो था 6 टाइप से था, वो 6 का 6 भी था तो कारक चिन्ह पे था, कारक चिन्ह पे था। जिसमें जिसका जो सब कारक चिन्ह था उसकी लुप्ति थी, तो वो सब कारक चिन्ह पे हम बता दिए। अब आते हैं दूसरा समास। वो पहले समास का प्रकार 6 था, अब दूसरा समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है, तो वह समास जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो, यानी एक विशेषण हो जिसकी एक विशेषता हो, एक विशेषता बताने वाला, अथवा एक पद का उपमा एवं दूसरे पद का उपमेय होता हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कर्मधारय समास का समास विग्रह जब करते हैं, जैसे कोई शब्द है, जैसे पूजा घर था, तो पूजा घर क्या था, पूजा घर, ये समासिक शब्द है, लेकिन इसी का समास करते थे तो पूजा का घर, पूजा का घर या पूजा के लिए घर, ये होता था, पूजा के लिए घर। अब ये क्या हो गया, समास विग्रह हो गया। तो
तो जब कहता है कर्मधारय समास का समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में है जो या के समान का अर्थ आना चाहिए, है जो या के समान का अर्थ आना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अधमरा, यानी आधा है जो मरा हुआ, आधा है जो मरा हुआ, है जो मरा हुआ, आ रहा है, इसका उच्चारण आ रहा है ना, अर्थ आ रहा है ना, है जो या के समान। जैसे महादेव, महान है जो देव, उसे क्या करते हैं, महादेव। तो कर्मधारय समास में किसका उच्चारण आना चाहिए, है जो या के समान। तो महान है जो देव तो महादेव, तो के समान या है जो का क्या होना चाहिए, अर्थ आना चाहिए। जैसे प्राणी प्रिय, प्राणों से प्रिय, मृग नयनी, मृग के समान नयन, के समान नयन आ रहा। परमानंद, परम है जो आनंद, ये सब क्या किसके अंतर्गत जाएगा, तो कर्मधारय समास के अंतर्गत। क्या कि कर्मधारय कहता ही है कि जिसमें अर्थ ऐसा है समास विग्रह करने पे है जो या के समान का अर्थ अगर जिसमें आएगा तो वो समास कौन सा होगा, तो कर्मधारय समास होगा। जैसे महावीर, तो महान है जो वीर, कर्मधारय। महात्मा, महान है जो आत्मा। नीलकमल, नीला कमल। कनक लता, कनक सी लता या कनक के समान लता। नरसिंहा, नर में सिंह के समान, चरण कमल, चरणों के समान कमल, के समान कमल। दुर्जन, दुष्ट है जो जन। महापुरुष, महान है जो पुरुष। आप लोग को इतना अच्छे से समझाते हैं, समझ में आ गया होगा। बस आप लोग को सही से और कंसंट्रेट होके इसको सुनना है। बाकी सब ये सारा कुछ आपको PDF के रूप में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस आप लोग को लिखना नहीं है, सिर्फ समझने का कोशिश करना। तो कर्मधारय समास आपको बता दिए कि जिसमें समास विग्रह जब करेंगे तो है जो या के समान का अर्थ आएगा तो वो सारा समास किसके अंतर्गत जाएगा, तो कर्मधारय समास के अंतर्गत। अब अगला स्लाइड लेते हैं और अगला स्लाइड पे आते हैं और बात करते हैं। अगला स्लाइड हमारा क्या कहता है, यही कर्मधारय का कुछ उदाहरण लग गया, बता दें। विद्या रत्न, तो विद्या के समान रत्न, के समान आ रहा है ना, कर्मधारय। महादेव, महान है जो देव, कर्मधारय। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा, है जो किसका उच्चारण होता है, तो कर्मधारय का। नीलकमल, नीला है जो कमल, फिर है जो कमल। उसके बाद नवयुक्त, नव है जो युवक, उसको क्या कहते हैं, नवयुवकन कहते हैं। तो है जो या के समान के जब भी अर्थ निकले समावेशिक शब्द का समास विग्रह करने पर तो वो सारा का सारा किस समास के अंतर्गत जाएगा, तो कर्मधारय समास के अंतर्गत। अब आते हैं तीसरा जो हमारा समास है वो हमारा है द्विगु समास। तीसरा जो समास है वो हमारा कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। और आते हैं द्विगु समास पे अब हम बात करते हैं। तो द्विगु समास वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक होना चाहिए, कोई ना कोई संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4, पहले वाला पद, पूर्व पद, ये सब संख्या आना चाहिए। तो पूर्व पद क्या होना चाहिए, संख्यावाचक होना चाहिए या संख्या विशेषण होना चाहिए। तथा समस्त पद का समाहार होना चाहिए या समूह का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास। द्विगु समास में आप लोग को ये रखना है कि पहला पद जो होगा शुरू वाला वो कोई ना कोई नंबर होगा। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताते हैं, जैसे यहाँ सप्त ऋषि, सप्त का मतलब 7 होता है ना, तो जब भी पहला पद में कोई संख्यावाचक अगर दिख जाए, संख्यावाचक अगर लिखा हुआ दिख जाए तो सब किस में जाएगा, द्विगु समास में। जैसे 7 ऋषियों का समूह, तो जब 7 ऋषियों का समूह होता है तो उसको क्या कहते हैं, सप्त ऋषि। पंचमढ़ी, 5 मणियों का समूह। त्रिनेत्र, देखिए इसमें भी त्रि है, इसमें भी अष्ट है, इसमें भी त्रि है, यानी इसमें भी 7 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें 7 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, 9 है, 3 है, 4 है, 7 है, 5 है। ये सब क्या है, संख्यावाची नंबर है ना। तो संख्यावाची जब भी आ जाए, यानी पहला पद कोई ना कोई संख्या विशेषण आ जाए, तो वो सारा का सारा किस समास के अंतर्गत जाएगा, तो द्विगु समास के अंतर्गत। जैसे त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समाहार। अष्ट धातु, 8 धातुओं का समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। उसके बाद है सप्ताह, 7 दिनों का समूह होता है ना, तब उसको सप्ताह कहते हैं। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। पंचमेवा, 5 फलों का समाहार, 5 फलों का समाहार होता है तब हम उसे कहते हैं पंचमेवा। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। सप्त सिद्धों का समूह या 7 सिद्धों का समूह। चौराहा, 4 राहों का यानी रास्ता का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह। नवग्रह, नवग्रहों का समूह यानी 9 ग्रहों का समूह। तिमाही, 3 माहों का समूह। चतुर्वेद, 4 वेदों का समूह। शताब्दी यानी 100 सालों का समूह को हम शताब्दी कहते हैं।
पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। तो जब भी आपको पहला पद संख्यावाची दिखे तो आंख बंद करके आपको कौन सा समास मारना है, तो द्विगु समास मारना। जब भी आपको संख्यावाची शब्द दिखे तो आंख बंद करके द्विगु समास को टिक कर देना है। चलिए अगला समास आते हैं, चौथा समास क्या कहता है, चौथा समास पे हम बात करते हैं। चौथा समास हमारा है द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास क्या होता है ये हम बताते हैं। जिस समास के समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो एवं दोनों पदों को मिलाते समय और का सेंस आना चाहिए। किसका, और का अर्थ आना। जैसे वहाँ कर्मधारय में क्या था, जो है या है जो, ऐसा ही था, है जो या के समान, ये अर्थ आता था, तब हम बोलते थे कर्मधारय समास है। लेकिन और का जब भी अर्थ निकलेगा तब, या अथवा, और नहीं तो या, और नहीं तो या, इस दोनों का अगर अर्थ निकले तब वो हमारा कौन सा समास होगा, तो द्वंद्व समास होगा। जैसे का क्या कर रहा है कि इसमें आदि योजक चिन्ह लुप्त होते हैं, इस प्रकार के समास द्वंद्व समास कहलाते हैं। इस समास के दोनों पदों के बीच हाइफन का चिन्ह होता है। हाइफन आप लोग को पता होगा, ऐसा हाइफन होता है। जैसे अन्न जल, देखिए इस दोनों में हाइफन है, बीच में सब में हाइफन है। तो बस एगो हाइफन से भी आप पता कर सकते हैं कि ये कौन सा समास होगा, तो द्वंद्व समास होगा। हाइफन और कुछ ना भी करें आप तो द्वंद्व से, द्वंद्व का जब भी अगर आपको पता करना हो कि कौन सा समास है तो हाइफन चेक करना है। हाइफन जिसमें होगा वो सब कौन सा होगा, द्वंद्व समास होगा। तो जैसे जल, जल अन्न या अन्न जल है, अन्न जल, तो जब इसका समास विग्रह करेंगे तो अन्न और जल, नदी नाले, नदी और नाले समास विग्रह करने पे, धन दौलत, तो समास विग्रह करेंगे तो धन और दौलत, आग पानी, तो समास विग्रह करेंगे तो आग और पानी, गुण दोष, गुण और दोष, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, ऊंच नीच, ऊंच या नीच, या ऊंच और नीच, ऊंच और नीच थोड़ा अर्थ में व्यर्थ कर देता है, ऊंच या नीच, देश विदेश, देश और विदेश, सुख दुख, सुख और दुख। उसके बाद है अपना पराया, अपना और पराया, नर नारी, नर और नारी, राजा प्रजा, राजा और प्रजा, छल कपट, छल और कपट, ठंडा गर्म, ठंडा और गर्म, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, राजा रंग, राजा और रंग। सेंस आ रहा है ना, हाइफन वाला जितना है तो हाइफन के जगह या तो और का सेंस आएगा या तो या का सेंस आएगा। तो जब भी हाइफन अगर दो शब्दों के बीच अगर आपको मिल जाए, दो शब्दों के बीच हाइफन, ये सब क्या है, हाइफन है, ये सब हाइफन आपको मिल जाए, तब हमको क्या करना है, सीधा आंख बंद करके द्वंद्व समास मार देना, सीधा आंख बंद करके द्वंद्व समास मार देना। तो चलिए उसके बाद आते हैं, उसके बाद अगला जो हमारा पांचवा समास होगा वो पांचवा समास है बहुब्रीहि समास। कौन सा समास, बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास ऐसे समास को कहते हैं जब हम उसका अर्थ निकालते हैं ना तो कोई तीसरा अर्थ देता है। जैसे देखिए, जिस समास के समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, किसी पद का अर्थ निकलता ही नहीं है, यानी दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। जब किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है तो इस प्रकार के समास को कहते हैं बहुब्रीहि समास। इस प्रकार के समास को हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास। जैसे उदाहरण के लिए आपको हम बताएं, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, इससे कोई अर्थ निकल रहा है, लेकिन अगर अर्थात करें तो नीला कंठ किसका होता है, शिव का होता है नीला कंठ। तो देखिए ना, इसमें पहला पद का प्रधानता है ना दूसरा पद का, ये संकेत कर रहा है कि नीला है कंठ, तो किसका कंठ नीला है, तो शिव जी का कंठ नीला है, तो शिव। तो जब ऐसा तीसरा अर्थ प्रकट करे ना तब सारा का सारा क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। जैसे चतुरानन, चार आनंद जिसका होता है उसको ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मा की ओर संकेत कर रहा है कि चतुरानन वाले को क्या कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं। चक्रपाणी, तो चक्रपाणी, चक्रपाणी यानी चक्र हाथ में कौन लिए हुए हैं, पानी का मतलब हाथ होता है, तो जिसके हाथ में चक्र होता है, चक्र विष्णु, तो विष्णु की ओर संकेत कर रहे हैं। वीणा पानी, तो वीणा किसके हाथ में रहता है, तो सरस्वती जी के हाथ में, बोल रहे हैं वीणा पानी, माता वीणा पानी, लेकिन संकेत किसको कर रहे हैं, माँ सरस्वती को कर रहे हैं। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश। गिरिधर, गिरी को धारण करें, गिरी मतलब होता है पर्वत, आप लोग को बताएं गिरी को धारण करने वाला को क्या कहते हैं, गिरी को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। गिरी यानी पर्वत को कौन उठाए रखे थे, तो धारण करके रखते थे, तो श्री कृष्ण रखते थे। पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, अर्थात श्री कृष्ण। कृष्ण जी का जो अंबर होता है, वस्त्र होता है, वो पीला होता है। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, अर्थात शंकर जी। शंकर जी मृत्यु को भी जीते हुए हैं। दशानन, 10 है जिसका आनंद। अब देखिए 10 है जिसका आनंद, संकेत किसकी ओर कर रहे हैं, रावण की ओर कर रहे हैं, काहे कि अर्थात जिसका रावण के पास 10 आनंद था, आनंद का मतलब मुंडी यानी सिर। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसका, अर्थात शिव। विषधर, विष को धारण करने वाला, अर्थात सर्प। गजानन, गज को आनन यानी आनन मतलब धारण करने वाला, हाथी। मुरली
मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, मुरली कौन बजाते थे? श्री कृष्ण। तो बहुब्रीहि समास उस समास को कहेंगे जिसमें दोनों पद में से किसी भी पद की प्रधानता नहीं होगी, लेकिन दोनों पद से कोई ऐसा तीसरा शब्द बनेगा, तीसरा शब्द संकेत करेगा, जो एक नए शब्द की ओर, तीसरे शब्द की ओर क्या करेगा, दोनों पद एक नए तीसरे शब्द की ओर संकेत करेगा, तब हमारा होगा बहुब्रीहि समास। जैसे बताए थे कि दशानन, दस है जिसका आनन अर्थात रावण की ओर संकेत कर रहे हैं ना, तो बहुब्रीहि समास में कोई भी पद की प्रधानता नहीं होगी, लेकिन दोनों पद होता है, तो दोनों पद मिलके कोई तीसरे पद की ओर क्या करेगा, संकेत करेगा। चलिए अगला आते हैं, छठा जो समास है वो हमारा है अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास क्या होता है वो आप लोग को हम बताते हैं। वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो एवं उसके संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए, ऐसे समास अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। अब ये आप लोग को पता होगा कि अव्यय क्या होता है, तो अव्यय पहले बता देते हैं तब पता चलेगा। तो अव्यय जिन शब्द पर लिंग, कारक आदि शब्दों से भी कोई प्रभाव ना पड़े, यानी अपरिवर्तित ना हो। अगर किसी शब्द पे लिंग अगर चढ़ाए तो लिंग के वजह से क्या होता है, कभी स्त्रीलिंग बन जाता है, कभी पुल्लिंग बन जाता है। वचन के आधार पे कभी एक वचन काल पे का भी प्रभाव पड़ता है, तो कभी भूत में चल जाता है, कभी भविष्य में। लेकिन वैसा शब्द जिस पर ना काल का प्रभाव पड़े, ना लिंग का प्रभाव पड़े, ना कारक का प्रभाव पड़े, तो ऐसे शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं, तो अव्यय शब्द कहलाते हैं, अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो आते हैं आगे, हम अवयवी भाव समास का एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल क्या सब होता है। जैसे अवयवी भाव समास के पहले पद, जैसे अवयवी भाव समास के पहले पद में अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर आदि आते हैं। जैसे ये देखिए आजन्म, आजन्म देखिए आ गया ना, ये शब्द आएगा अगर अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर, ये छह शब्द आपको अगर पहला पद में दिख रहा है, पहले पद में अगर शब्द के पहले ये छह शब्द दिख रहा है, तो आपको आंख बंद करके अवयवी भाव समास मार देना। जैसे आजन्म, आजन्म में आपको पहले दिख रहा है ना, तो आ दिख रहा है, इसका मतलब ये सब उपसर्ग भी है, ये एक प्रकार का क्या है, तो उपसर्ग का भी काम कर रहा है। तो ये सब उपसर्ग आप लोग को पढ़ाएंगे, तो ये सब अगर उपसर्ग आपको किसी शब्द में दिख जाए तो आपको सीधा अव्ययी भाव समास मार देना। जैसे यथामति, तो यथा आया ना, तो यथामति मतलब कौन सा समास, मति के अनुसार अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन, प्रति लगा हुआ है ना, तो अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति, यथा लगा हुआ है ना, अव्ययी भाव समास। यथा समय, यथा लगा हुआ है ना, यही छह शब्द में से एक शब्द है ना। यथा रुचि, यथा लगा हुआ है। प्रतिवर्ष, प्रति लगा हुआ है ना, इसी छह शब्द में से। प्रति सप्ताह, तो प्रति सप्ताह में प्रति लगा हुआ है। तो जिस शब्द में अगर ये छह उपसर्ग लगा हो, तो वो शब्द का हमारा कौन सा होगा, वो समास अव्ययी भाव समास होगा, वो शब्द अव्ययी भाव समास होगा। उसके बाद सातवां आते हैं ने समास। ने समास वैसे समास आपको बताए थे, यही ने समास बहुत बुक में गायब कर देता है, बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आपको वास्तविकता से रूबरू करवाया जाए तो समास का लगभग जो है 7 प्रकार है। तो वैसा समास जिसके पहले उपसर्ग के रूप में नौ हो, ने समास कहलाता है। नौ के बाद यदि कोई व्यंजन आए, ये नौ होना चाहिए, बस ये नौ अगर किसी के आगे आ गया, ये नौ अगर किसी के आगे आ गया, वो ने समास। ने का मतलब नौ, ने का मतलब नौ आना चाहिए, नौ आ गया तो ने समास। ने के बाद अगर व्यंजन आ जाता है तो नौ का अ हो जाता है, और स्वर आता है तो अ का अन हो जाता है। ये आप लोग को बताएंगे कि व्यंजन क्या होता है और स्वर क्या होता है। तो उसके बाद देखिए नौ स्वास्थ्य है, तो नौ के बाद सौ व्यंजन है, तो नौ के बाद सौ आया, व्यंजन आया ना, तो नौ के बाद सौ आया, तो देखिए नौ क्या हो गया, अ हो गया, व्यंजन आया तो अ हो गया। और जब व्यंजन के बाद नौ के बाद अगर स्वर ये आएगा, स्वर आएगा, तो स्वर देखिए अ स्वर है ना, तो अब ये अन हो गया, अ और अन। बस आप लोग को ध्यान देना है कि नौ अगर जिसके साथ लगा, ये नहीं देखना है अन होगा कि हमको, तो ये लिखने के लिए नहीं बोलता है, सिर्फ समास पकड़ने के लिए बोलता है। तो समास पकड़ने के लिए जिसके आगे अगर नौ लगा हुआ, नौ लगे हुए शब्द के आगे अगर नौ लगा हुआ किसी शब्द के आगे, तो वह हमारा ने समास होगा। नौ का मतलब ने समास। तो ने समास होने के लिए आगे कैसा चिन्ह होना चाहिए, तो नौ होना चाहिए। तो बाद में आप लोग को ये बताएंगे कि नौ, अगर नौ के बाद व्यंजन है तो नौ अ हो जाता है, नौ के बाद अगर स्वर है तो नौ क्या हो जाता है, नौ अन हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप लोग को अगर समास अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप लोग सपोर्ट करेंगे और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ऐसा ही अगर आप लोग का प्यार दुलार बना हुआ रहे
तो आगे हम हर एक टॉपिक पे बात करेंगे। ग्रामर का जितना भी हिंदी ग्रामर का टॉपिक आएगा वो सारा कुछ आप लोग को बात करेंगे और सारा कुछ हम समझाते चलेंगे। तो बस आप लोग को ये वीडियो देखना है और हमें भी सपोर्ट करना है, और हमें सपोर्ट करिएगा तो कंटिन्यूटी मेरा बना हुआ रहेगा। तो बस आप लोग को लिखना नहीं है, सारा नोट्स जितना हैंड नोट्स लिखा हुआ हैंड नोट्स आप लोग को क्या होगा, किसी वीडियो के समास जैसे पढ़ाएं तो समास के नीचे, जैसे संधि पढ़ाएंगे तो संधि वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका नोट्स मिल जाएगा। जैसे अभी समास पढ़ाएं तो समास वाले जितना वीडियो होगा ना, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जब आप खोलिएगा तो उसमें ये सारा का सारा हैंड नोट्स आप लोग को मिल जाएगा। तो इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, गुड टेक केयर।